why India needed a dedicated digital privacy law. जो भी हमारा डेटा स्टोर करता है उनके पास बहुत बड़े डेटा सेट्स हो जाते हैं हमारे और बाकी यूजर्स के, तो उसमें कुछ रिस्क आ जाते हैं जैसे कि सिक्योरिटी रिस्क और प्राइवेसी रिस्क। PPDP एक्ट से पहले क्या डेटा प्राइवेसी का कोई प्रोविजन नहीं था? टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग अ लॉट फास्टर देन लॉ हैज, तो इसीलिए उसकी बहुत ज़रूरत थी। पूरी दुनिया में इसके ऊपर रेगुलेशंस आ रहे हैं। हम लोग बहुत सुनने में आता है कि डेटा सेल होता है, मार्केट रिसर्च के लिए, मार्केट प्रमोशन के लिए डेटा यूज होता है, तो ये भी एक तरह का वायलेशन है। राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन योर पर्सनल डेटा थ्रू द DPDP एक्ट। you also have the right to withdraw or request erasure of your data. एक आम आदमी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के लिए क्या फीचर्स को एक्टिवेट कर सकता है? फ़ोन पे जाइए, सेटिंग्स में अपने ऐप परमिशंस को देखिए। आप परमिशंस एक बार चेक करिए कि आपने क्या क्या परमिशंस, माइक्रोफोन एक्सेस, कैमरा एक्सेस, लोकेशन एक्सेस। अगर उस ऐप को आपको लगता है ज़रूरत नहीं है, मत दीजिए, ऑफ करके रखिए। नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में। जैसा कि आप जानते हैं कि ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट हम लगातार पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं और 20 से ज़्यादा एपिसोड्स हम लोगों ने अभी तक शूट किए हैं, जिसमें अलग-अलग विषयों पे बात की है। ये पॉडकास्ट ISRN का जो इनिशिएटिव है वो एक कैपेसिटी बिल्डिंग मॉडल की तरह से हम इसको ला रहे हैं आपके सामने, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके सामने जो ऐसे बर्न इश्यूज़ हैं, ज्वलंत इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, उन सबको आपके साथ साझा कर सकें, आपके साथ उनको उस विषय के जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको आपके साथ रूबरू करा सकें। और इन पॉडकास्ट के माध्यम से हमारी कोशिश है कि हम जो हमारी मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो देश भर में अलग-अलग एरियाज़ में रिमोट में काम कर रही हैं, उनको कैसे लाभ पहुंचाया जाए, उनकी कैपेसिटी कैसे बिल्ड की जाए, इस बात को ध्यान में रखकर ये ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट की शुरुआत हुई। और मुझे बहुत इस बात का हर्ष है कि आप सबका पूरे देश से इसमें हमें प्रोत्साहन मिल रहा है, आप सब इसको एप्रिसिएट कर रहे हैं और अलग-अलग फीडबैक भी आते हैं लोगों के। आप सबके माध्यम से आप हमें विषय सुझाते हैं कि इन विषयों पे हमें बात करनी चाहिए। साथ ही साथ आपके जो प्रश्न आते हैं उनको भी हम कोशिश करते हैं कि आप अपने एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में उनको लें और उन जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ हम आपके सामने उनके आंसर्स लेकर आएँ। तो ये एक छोटी-सी मुहिम है ISRN की, जो हम सब ने मिलकर आपके साथ आपके लिए तैयार की है, जिससे कि हम एक कैपेसिटी बिल्डिंग का एक नया प्लेटफ़ॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म पॉडकास्ट के माध्यम से आप तक पहुँच सकें और आपको इसकी जानकारी, विषयों की जानकारी आप तक पहुँचा सकें। आप जैसा कि जानते हैं कि अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं या साइबर क्राइम हो रहे हैं, इनको लेकर एक सीरीज़ ऑफ साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एम्पावरमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया। और ये प्रोग्राम जो है वो 12 सीरीज़ का एक प्रोग्राम है, जिसमें हम अभी तक 2 एपिसोड कर चुके हैं अलग-अलग एक्सपर्ट्स के साथ, जहाँ पर आपने साइबर सेफ्टी के अलग-अलग विषयों को समझा। आज हम बहुत ही उसी सीरीज़ के जो आगे का 3rd एपिसोड है, आज हम करने जा रहे हैं। 3rd एपिसोड में हम बहुत ही एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो आपके लिए और सबके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं उसको भी आपके सामने लाऊँगा कि विषय क्या है, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, ये ISRN साइबर पीस फाउंडेशन के साथ सहयोग से मिलकर कर रहा है। साइबर पीस फाउंडेशन साइबर एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशन है, जो कि साइबर में डेडिकेटली पिछले 30 सालों से काम कर रहा है और देश और दूसरे देशों में इंटरनेशनली भी उनका एक रीच है। और उन्होंने इस काम के लिए ISRN के साथ हाथ मिलाया और हम दोनों मिलकर साइबर सेफ्टी एंड ISRN ये साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एम्पावरमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं।
आज का जो विषय है उस पे बात करने के लिए हम आपको जाएँ उससे पहले मैं आपसे एक छोटी-सी अपील करना चाहूँगा कि आपने अभी तक बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सहयोग दिया है आईएसआरएन को। पिछले 12 सालों में आईएसआरएन ने डिफरेंट वर्टिकल्स में बहुत सारे काम किए हैं और ये सब आपके सहयोग से ही संभव हो पाया है। इसलिए मैं आज पुनः आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कृपया आईएसआरएन का जो ये एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट है, स्पेशली जो साइबर सेफ्टी पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, समाज को साइबर्स के जो डिफरेंट एंगल्स हैं उनको आपके सामने लाकर और आपको जागरूक करने के लिए, उसमें हमें आपका एक सहयोग चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आईएसआरएन का ये प्रयोग अच्छा है और इससे जन जागरूकता हो रही है, तो कृपया सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल जो आईएसआरएन यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए क्योंकि हो सकता है ये एक एपिसोड में सुनी हुई बातें आपकी लाइफ में आपका फाइनेंशियल जो लॉस हो सकता है उसको बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमारे एपिसोड के माध्यम से बहुत लोगों ने, आप ही लोगों ने फीडबैक दिया कि ये जानकारी हमें नहीं थी और जब हमारे एक्सपर्ट ने ये जानकारी आपके सामने लाए तो उससे बहुत सारा लाभ हुआ। और आप खुद ना सिर्फ खुद अवेयर हुए बल्कि अपनी फैमिली को आपने अवेयर किया, अपने घरों में जो लोग रहते हैं उनको आपने, फ्रेंड्स को, सबको, समाज को आपने जागरूक करने का काम किया है। हमने जो लास्ट एपिसोड किया था वो हमने स्पेशली फोकस किया था सीनियर सिटीजन्स पे और आपने देखा कि सीनियर सिटीजन्स के साथ जो नंबर ऑफ फ्रॉड्स हो रहे हैं, अगर उसका मैं डेटा आपके सामने प्रस्तुत करूं तो काफ़ी बड़ा है, जो आपको जानकारी भी होगी कि साइबर फ्रॉड में जो सबसे वल्नरेबल सेक्शन है वो है सीनियर सिटीजन और वुमेन। तो इन दो सेगमेंट को लेकर हम लोगों ने पिछला एपिसोड किया और आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एपिसोड है और उसके लिए जो आज की गेस्ट हैं वो भी उस सब्जेक्ट की एक्सपर्ट हैं। और सब्जेक्ट जो है, आज हम बात करेंगे डीपीडीपी एक्ट 2023 पे। ये डीपीडीपी एक्ट जो है, डेटा पर्सनल प्रोटेक्शन एक्ट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्ट है और काफ़ी सालों के बाद लंबे समय से सरकार, भारत सरकार इस पे प्रयास कर रही थी और लोग चाहते थे कि डेटा पर्सनल प्रोटेक्शन एक्ट आए और काफ़ी मेहनत के बाद और सरकार ये एक्ट 2023 में लेकर आई और अभी इस एक्ट के माध्यम से कहीं हद तक हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार के माध्यम से हम, हमारा जो प्रयास है वो सफल हो रहा है और हमारा डेटा जो है ऑलमोस्ट सिक्योर होने के कगार पर है। तो लेकिन रिस्क अभी भी है और उस रिस्क को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, अपने डेटा को कैसे सिक्योर किया जा सकता है और आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो दूसरों को कम से कम मिले, ऐसा ध्यान में रखकर आज का ये पूरा एपिसोड, जिसमें बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस आपको जानने और समझने के उसके आंसर मिलेंगे और उसके माध्यम से आने वाले समय में ना सिर्फ आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बल्कि आप अपनी सेफ्टी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आज के जो हमारी मेहमान हैं उनको मैं आप सबके उनका एक छोटा सा परिचय देते हुए उनको आपसे मिलवाना चाहूँगा। Indri is a young policy professional working at the intersection of technology, governance, and society. With a background in sociology from the Delhi School of Economy, she brings a social technical lens to analyzing how digital ecosystem impact people, institutions, and public life. She currently works at Cyber Peace Foundation, जिनके साथ मिलकर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं. She is contributing to national level initiative on AI governance, cybercrime trends, platform regulations, and digital safety. Her works span some of the most critical area shaping today's digital world, including cyber security and digital safety, AI ethics and governance, social technical research, public communication, and technology policy analysis, where she has closely worked on the DPDP Act, IT rules, and global data governance framework. Her portfolio also include national level research on cybercrime trends, AI governance, parliamentary analysis, and advisory inputs for government and industries bodies. She has also conducted workshops for organizations like NCRT, FinTech Stakeholder and Industry Association, helping thousands of learners strengthen their digital literacy and safety practices.
INRI Excellence has recognized with several award and certification, including Best Participant Award at the annual Youth Internet Governance Forum India, Internet Governance Certificate from the Internet Society, CAC Data for Communication and Action Certificate. She has also presented original research at multiple national and international conferences, and she is Krishna Raj Summer Travel Fellowship awardee. तो जैसा कि मैंने बताया कि आज की हमारी गेस्ट आयनरी हैं, जो डीपीडीपी एक्ट एक्सपर्ट कहें तो गलत नहीं होगा। काफ़ी एक्सपीरियंस है आयनरी को, और इन्होंने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर खुद प्रोड्यूस किए हैं। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी आज की हमारी गेस्ट हैं आयनरी। आयनरी, हमारे दर्शकों की तरफ से और मेरी तरफ से, ISRN टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आज हमारे ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में आप आए और आपने अपना समय दिया। अब हम आपसे बात करेंगे, और आज की बात बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि आयनरी जो है वो खुद एक होस्ट है, और क्योंकि ये होस्ट है और मैं इस प्रोग्राम को काफ़ी समय से होस्ट कर रहा हूँ, तो दो होस्ट मिलकर आज इस प्रोग्राम को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। ये आपके लिए भी काफ़ी न सिर्फ नॉलेजेबल होगा, बल्कि आपको एक अच्छा पॉडकास्ट देखने को मिलेगा। तो आयनरी, मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूं डायरेक्टली, उससे पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, थैंक यू सर फॉर हैविंग मी हियर टुडे। आपने कहा कि आज दो होस्ट साथ में हैं, तो अगर आप चाहें तो मैं भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ। जरूर, व्हाई नॉट, कर सकते हैं। लेकिन आज की मेहमान आप हैं और लोग आपको सुनना चाहेंगे, और क्योंकि हम एक टेक्निकल सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं और वो सब्जेक्ट बहुत सीरियस है। काफ़ी समय के बाद इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन को लेकर बात हुई और एक्ट आया, तो ये एक अपने आप में एक अच्छी पहल है, और उसकी जो टेक्निकलिटी है उसको, और लोगों के प्रोस्पेक्टिव से कैसे डेटा प्रोटेक्शन उनके लिए बेनिफिटेड है, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आयनरी कि आपका काफ़ी अनुभव है, आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इस सब्जेक्ट को, नॉट ओनली डीपीडीपी बल्कि पूरे डिजिटल साइबर सेफ्टी एंड डिजिटल सेफ्टी को लेकर बात की है। तो टू बिगिन विद द, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन इन अ सिंपल लैंग्वेज what the DPDP Act 2023 and why India needed a dedicated digital privacy law? Yes, तो आपने जैसे कहा कि बहुत टेक्निकल ये सब्जेक्ट है, तो मैं कोशिश करूंगी इसे जितना कॉन्वर्जेशनल और सिंपल बना सकूं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि दुनिया टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत जल्दी और बहुत रैपिड पेस पे चेंज हुई है। तो पिछले 10, 12, 15 सालों में the number of internet connections in the country has gone up 400%. Okay. And अब आप खुद से रिलेट करिए तो हम बैंकिंग, इंश्योरेंस, ई-कॉमर्स, एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, हमारे जितने भी डे टू डे लाइफ की रिक्वायरमेंट्स हैं, हम बहुत कुछ अब ऑनलाइन करते हैं फ़ोन के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू। तो इसमें क्या होता है कि जब हम ऑनलाइन लॉग इन कर रहे हैं, हम अपना बहुत सारा इंफॉर्मेशन, डेटा ऑनलाइन दूसरे प्लेटफॉर्म्स को दे रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए हमने फूड डिलीवरी ऐप पे साइन अप किया, हमने नेम दिया, हमने एड्रेस दिया, फ़ोन नंबर दिया, तो इस तरीके से हम जहाँ-जहाँ ऑनलाइन जाते हैं, हमें कुछ ना कुछ हमारा डेटा वहाँ स्टोर होता है। और अब ये है कि जितने भी कंपनीज़ हैं या जो भी हमारा डेटा स्टोर करता है, उनके पास बहुत बड़े डेटा सेट्स हो जाते हैं हमारे और बाकी यूजर्स के डेटा के। हाउ दे यूज दिस डेटा इज कि वो इस डेटा को यूज करके एक हाइपर पर्सनलाइज्ड प्रोफाइल बनाते हैं, सो दैट वो आपको टारगेटेड एडवर्टाइजिंग कर सकें या आप अपने प्रोडक्ट्स को और इम्प्रूव कर सकें आपके लिए। तो इट इज अ बिजनेस प्रोसेस टू इम्प्रूव बेसिकली द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स। बट इसमें क्या होता है कि इनके पास इतने लार्ज डेटा सेट्स हैं, तो उसमें कुछ रिस्क आ जाते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी रिस्क और प्राइवेसी रिस्क। सिक्योरिटी रिस्क हो गया जैसे कि अब आपने सर्वर में इतना सारा डेटा आपने स्टोर करके रखा है, तो आपको मैलवेयर इज अ ह्यूज रिस्क, हैकिंग जैसे या हैकिंग कहते हैं। और दूसरा हो गया प्राइवेसी साइड में कि आपका डेटा, पर्सनल डेटा कौन देख सकता है, उसका वो क्या कर रहा है, वो किस तरीके से यूटिलाइज हो रहा है, तो वो क्रिमिनल पर्पसेस के लिए भी यूज हो सकता है। और
प्राइवेसी ब्रीच का ब्रीच, हाँ, पर्पसेस के लिए भी यूज हो सकता है। तो अब 2017 में बुट्टासामी जजमेंट आई थी बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस कि अब राइट टू प्राइवेसी जो है वो इंडिया में इज नाउ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, और उसके बाद से फिर द गवर्नमेंट हैज बिन वर्किंग ऑन क्रिएटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्राइवेसी लॉ। इसके पहले जो लॉज थे वो थोड़े फ्रैगमेंटेड थे ऑन प्राइवेसी, तो नाउ दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ जिससे कि यूजर्स का डेटा हम कैसे सिक्योर और प्राइवेट रख सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। ओके, वेरी नाइस। तो ये क्या इससे पहले डीपीडीपी एक्ट से पहले क्या डेटा प्राइवेसी का कोई प्रोविजन नहीं था? इनडायरेक्टली था, इट वाज मोर फोकस्ड ऑन सिक्योरिटी। तो प्राइवेसी वाज अ कॉन्सेप्ट, प्राइवेसी इज आल्सो इवॉल्विंग बिकॉज आप अगर सोचेंगे मे बी थिंक बैक 10-15 इयर्स, उस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, अभी वो बहुत, दे आर अ वेरी रीसेंट थिंग, फ्रीक्वेंटली बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहे हैं। हाँ, बहुत तेजी से, और बहुत सारे नए फीचर्स भी आ जाते हैं। yes. तो टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग अ लॉट फास्टर देन लॉ हैज बीन, तो इसीलिए उसकी बहुत जरूरत थी। पूरी दुनिया में इसके ऊपर रेगुलेशंस आ रहे हैं। उसके पहले हमारे पास आईटी एक्ट था, तो उसमें कुछ प्रोविजंस थे, सेक्टोरल गाइडलाइंस थे, बट अभी यूजर स्पेसिफिक, यूजर सेंट्रिक जो लॉ है वो डीपीडीपी। वेरी नाइस। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं मिस कर गया, वो बताना चाहूंगा कि हमारे पॉडकास्ट में जो फॉर्मेट है वो उसमें 3 स्टेप्स हैं। लाइक फर्स्ट सेगमेंट में हम बड़े क्वेश्चंस पूछते हैं सो दैट सब्जेक्ट को कवर कर सकें, तो उसके आंसर आप डिटेल में दे सकते हैं टेक्निकल डेटा के साथ, और जो भी उसके एंगल हैं उन सब को आप एक्सपोज कर सकते हैं। दूसरा है जहां पर हम रैपिड रिस्पांस राउंड करते हैं, जहां क्विकली शॉर्ट क्वेश्चंस में शॉर्ट आंसर्स को एक्सप्लोर करते हैं। और लास्ट सेगमेंट है जो ऑडियंस सेगमेंट है, जहां पर लाइक हम कोई भी जब सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं कि इस सब्जेक्ट पर हम इस बार का पॉडकास्ट करेंगे, तो ISRN एज अ नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, हमारे साथ 800 से ज़्यादा वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन हमारी मेंबर हैं देश भर में, तो उनको हम एक मैसेज या मेल के थ्रू इन्फॉर्म करते हैं कि इस बार का सब्जेक्ट ये है, और उनसे कहते हैं कि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो भेजिए। तो काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा आता है और NGOs अपने क्वेश्चंस भी भेजते हैं। तो थर्ड सेगमेंट है जहां हम उनके क्वेश्चंस लेते हैं। तो ये फर्स्ट सेगमेंट है जहां पर हमने आपसे एक पहला सवाल पूछा, जो बेसिक डीपीडीपी एक्ट को आपने बहुत ही कम शब्दों में अच्छे से एक्सप्लेन किया। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द की राइट्स गिवन टू यूजर अंडर द डीपीडीपी एक्ट एंड हाउ कैन ऑर्डिनरी सिटीजन प्रैक्टिकली यूज दिस राइट्स? ऑल्सो सेकेंड पार्ट है इसका, हाउ विल द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड सपोर्ट यूजर्स when they face issues related to their data? Yes. Okay. इसके लिए ये थोड़ा लंबा जाएगा। हाँ, प्लीज। इसके लिए पहले तो एक्ट के प्रोविजंस क्या है वो समझना जरूरी है। तो 3 मेन मैं कहूँगी फ्रॉम अ यूजर पर्सपेक्टिव आपको जानना चाहिए। सबसे पहले जो डेफिनेशंस हैं, सबसे पहले कौन सा डेटा हमारा प्रोटेक्टेड है? इट इज ओनली पर्सनल डिजिटल डेटा जो कि जिसे प्रोटेक्शंस मिलती है। एंड पर्सनल डेटा इज दैट विच इज आइडेंटिफाइबल। तो मेरा नाम मेरा पर्सनल डेटा है, लेकिन मैंने कौन से जूते पहने वो मेरा पर्सनल डेटा नहीं है, अनलेस उससे हम दूसरे इंफॉर्मेशन के साथ कोरिलेट करके किसी तरीके से उसका वो इंफॉर्मेशन निकाले। बट जनरली स्पीकिंग माय नेम, मेरा एड्रेस, जो भी मुझसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो, ऐसा अगर कहें तो। हाँ, अगर उस इंफॉर्मेशन से पता चल रहा है मेरी आइडेंटिटी तो वो पर्सनल है। अब डिजिटल होना चाहिए वो, यानी कि या तो वो डिजिटली कलेक्ट हुआ हो या कलेक्ट होके उसे डिजिटली रिकॉर्ड्स में डाला हो। तो ये इस तरीके के डेटा ही इस एक्ट के एम्बिट में आता है। सेकंड है कि अब इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? तो पहले जो यूजर्स हुए जिनका डेटा कलेक्ट हो रहा है या प्रोसेस हो रहा है, ये होते हैं डेटा प्रिंसिपल्स, ठीक है। फिर होते हैं डेटा फिड्यूशरीज। दीज आर एंटिटीज जो कि आपके डेटा के साथ क्या करना है वो डिसाइड करते हैं। तो so basically they are the collector, data collector. हाँ, they are the collectors and they decide कि इनको ये डेटा यूज कैसे करना है। तो उसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो जाते हैं, telemedicine services, e-commerce, even the government itself is a data fiduciary. तो ये अगर आपका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं in any capacity,
तो ये डेटा फिड्यूशरीज हो गई। फिर होते हैं एक प्रोविजन है कंसेंट मैनेजर्स का। अब आप एग्जाम्पल लीजिए कि आप दिन में कितने वेब पेजेस अपने फोन में देखते हैं। हर वेब पेज में आपका कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कुकीज के थ्रू फॉर एग्जाम्पल कलेक्ट हो रहा है। तो क्या आप हर वेब पेज में देख सकते हैं कि आपका कौन सा डेटा कलेक्ट हो रहा है? मैं चाहती हूँ ये कलेक्ट हो, ये ना कलेक्ट हो। तो वो प्रोसेस सिंपल बनाने के लिए कंसेंट मैनेजर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं। they have to be registered with the data protection board of India, okay. and they are independent entities. तो ये क्या करेंगे, ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाएंगे फॉर डेटा प्रिंसिपल्स लाइक अस, एंड वो हमें एक डैशबोर्ड बना के दे सकते हैं ताकि हम उसमें देख सके कि हमारा कौन सा डेटा किसके पास है। okay. उस डैशबोर्ड से हमें अपना पर्सनल डेटा मैनेज करना और हमारे जो राइट्स हैं जिनके बारे में मैं और बताऊंगी, वो हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके लिए होते हैं कंसेंट मैनेजर्स। फिर जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड इटसेल्फ जो है वो रहेगी, वो आपकी इम्प्लीमेंटिंग एनफोर्समेंट एजेंसी रहती है कि अगर आपको डेटा प्रिंसिपल्स को यानी यूजर्स को अगर कोई इशू है या अगर वायलेशन है कोई डेटा फिड्यूशरीज के एंड से, तो आप डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को मैटर एस्केलेट कर सकते हैं। ओके। तो अब क्वेश्चन क्या था सर? सो बेसिकली हम इस क्वेश्चन के थ्रू ये जानना चाह रहे हैं कि एक आम आदमी, जो आपने अभी टच भी किया कि अगर आपने कहा कि अगर किसी को डेटा प्राइवेसी ब्रीच हुआ है या कोई डेटा वायलेशन का केस है और कोई विक्टिम है, तो वो जा सकता है बोर्ड के सामने। ये एक इस सवाल का एक आंसर आपने दिया। दूसरा है कि लोगों के अपने मतलब उनको कैसे मालूम चलेगा कि उनका डेटा सेफ है कि नहीं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक डैशबोर्ड है जहां पर डेटा जो फिड्यूसरी है वो डेटा को दिखा सकता है कि मैंने कैसे डेटा को सेफली रखा है। ये आम आदमी कैसे जानेगा इसको? ओके, दो चीजें आ जाती हैं। एक, अगर आपका डेटा आपके पास है और वो ब्रीच होता है तो उसके लिए अलग है। उसके लिए आप फिर डायरेक्टली साइबर सिक्योरिटी, दैट इज अ साइबर सिक्योरिटी ब्रीच, तो उसके लिए प्रोविजंस अलग हैं। ये उसी डेटा के लिए है जो आपका डेटा कोई और रखता है, जो कलेक्टर है। हाँ। जैसे इसको और लेमैन लैंग्वेज में अगर बात करें तो जैसे एग्जांपल लें कि कोई ऐप है जहां से आप खाना मंगाते हैं, हाँ। हम उस ऐप का नाम नहीं ले रहे हैं हम लोग ऐसा, तो हम ये कह रहे हैं कि आपने ऑर्डर किया, एक फूड ऑर्डर किया अपने लिए, और फूड ऑर्डर करने के लिए आप अपनी लोकेशन डालते हैं, अपना नाम डालते हैं, अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, अपना एड्रेस देते हैं। ये सारे एक तरह से आपका पर्सनल डेटा है जो आप उस जो भी ऐप है जिसके थ्रू आप कोई एक सर्विसेज अवेल कर रहे हैं वो उसको आप दे रहे हैं, तो वो कलेक्टर है। और वो कलेक्टर अगर आपकी इंफॉर्मेशन को सेफली नहीं रख रहा है, एक चीज ये कि वो उसको, एक तो है कि उसकी सेफ्टी को मेंटेन करे, दूसरा इसमें एक क्वेश्चन है कि क्या उसका वो मिसयूज भी कर रहा है क्या। एक तो है कि सेफ्टी से तो वो रख रहा है, बट क्या वो डेटा, जैसे हम लोग बहुत सुनने में आता है कि डेटा सेल होता है, मार्केट रिसर्च के लिए, मार्केट प्रमोशन के लिए डेटा यूज होता है, तो ये भी एक तरह का वायलेशन है, क्योंकि आपने मेरी विदाउट कंसेंट आपने हमारा डेटा, हमने तो आपको दिया बट आपने थर्ड किसी और पार्टी को दे दिया। तो ये सब चीजें कैसे इस एक्ट में कवर होती हैं? तो यू हिट द नेल ऑन द हेड सर, बिल्कुल यही है। आपकी कुछ राइट्स होती हैं इस एक्ट के अंदर एज अ यूजर, एज अ डेटा प्रिंसिपल। तो सबसे पहले है कि आपका क्या डेटा कलेक्ट हुआ है वो जानने का आपके पास राइट है। सो राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन योर पर्सनल डेटा थ्रू द डीपीडीपी एक्ट। थ्रू द डीपीडीपी एक्ट। तो आपका कौन सा डेटा कलेक्ट हुआ है, वो किसके साथ शेयर हुआ है, ये जानने का हक आपको है। वेरी नाइस। सेकेंड होता है कि आप यू ऑल्सो हैव द राइट टू विथड्रॉ और रिक्वेस्ट इरेजर ऑफ योर डेटा। यानी कि आपने पहले डेटा एक्सेस दिया है, अब मान लीजिए आपने एक ऐप को दिया है, आपको कुछ मंगाना था, आपने ऑर्डर कर लिया, अब आप नहीं चाहते कि वो ऐप आप अपने फोन पर रखें, तो आप कंसेंट मैनेजर के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं एक्सेस कि अब इसके आगे आपके पास मेरा डेटा नहीं रहेगा। राइट टू इरेजर ये होता है कि आपके पास मेरा डेटा पहले था, अब आप इसको हटा दीजिए, अब मैं नहीं चाहती कि मेरा पुराना डेटा भी आपके पास रहे। तो मतलब इस एक्ट के अंदर ये भी है, आप ये कह रही हैं कि अगर जो भी डेटा जिसने दिया है वो जब चाहे अपना विड्रॉ कर सकता है और कह सकता है कि आप हमारा डेटा डिलीट कर दीजिए, हमें नहीं चाहिए।
कि हाँ, आप हमारा डेटा आपके प्लेटफॉर्म पे रहे, ऐसा हाँ, कर सकते हैं। हाँ। कुछ कैवियट्स होते हैं जिन्हें लेजिटिमेट यूजर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो लॉ एनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट है या अगर गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी के लिए है, कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए आप ये राइट्स एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अगर वो अ, आपके पब्लिक ऑर्डर के लिए है, अगर वो कंट्री सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी तो के लिए इसका है। मतलब आप ये कह रहे हो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मतलब गवर्नमेंट डेटा को डिलीट, मतलब हम गवर्नमेंट को राइट है वो डीपीडीपी एक्ट में कवर नहीं होती है, ऐसा मैं कहूँ तो गलत है? नहीं सही है। नहीं कुछ चीज़ों के लिए हाँ, बट हम्म, अगर वो बात उस लेवल पे आ जाती है जहाँ पर कि पब्लिक ऑर्डर या सेफ्टी या सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री, इस टाइप की बात आ जाती है अगर, तब आपके पास वो राइट नहीं है। बट वो यूजुअली सर्कमस्टेंसेस होते हैं, सिवियर सर्कमस्टेंसेस होते हैं, ओके। तो इट इज नॉट अ ब्लैंकेट राइट। बट अदरवाइज नॉर्मल केसेस में गवर्नमेंट इज आल्सो डेटा, कवर अंडर द डीपीडीपी यस, एक्ट। इट इज अ डेटा फिड्यूशरी। ओके। एंड फिर और राइट्स होते हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल, कि अगर ओके। कोई आपको इशू है तो आप उस प्लेटफॉर्म या उस कंपनी के ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी, आप किसी को नॉमिनेट भी कर सकते हैं टू एक्ट एज अ डेटा फिड्यूशरी ऑन योर बिहाफ। ओके। इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने कहा है कि कोई भी जो डेटा प्रोवाइडर है वो ये देख सकता है कि हमारा डेटा सेफ है या नहीं, और दूसरा वो कंसेंट भी चेक कर सकता है। वो कैसे कर सकता है? क्या ये आप एक नॉर्मल प्रोसेस में बता सकते हो किसी भी यूज़र के लिए? ये बहुत हाँ, यूज़फुल होगी इंफॉर्मेशन। तो लॉ में तो ये लिखा है कि एक कंसेंट मैनेजर है, होना चाहिए, चाहे वो कंपनी का ही हो या वो थर्ड पार्टी हो, और वो आपको क्लियर सिंपल कंसेंट नोटिस आपको देना चाहिए उसे। बट हाउ पीपल कैन अप्रोच टू गेट दिस? सो दैट इज व्हाट वी आर नॉट वेरी क्लियर ऑन एट द मोमेंट, बिकॉज एक्ट नोटिफाई हुई है बट फाइनल वो फेज वाइज इम्प्लीमेंट होगी। ओके। तो वो धीरे धीरे हमें और पता चलता रहेगा और क्लियर होता जाएगा। तो बाय मिड 2027 इट इज एक्सपेक्टेड कि हमें सारा सब कुछ पता चल जाए। आइडियली इन्हें कंसेंट मैनेजर्स यूज करना है, तो कैसे पता चलेगा? डैशबोर्ड के थ्रू, जिसके बारे में कंसेंट मैनेजर के बारे में बता रही थी। बट कंसेंट मैनेजर तक हम कैसे पहुंचेंगे? आपको साइन अप करना पड़ेगा उस प्लेटफॉर्म के लिए। तो ऐसा कोई वेबसाइट या कोई लिंक या कुछ है जो अगर मैं चाहूँ कि यहाँ जाकर मैं कंसेंट देख सकूँ है या नहीं, तो वो कैसे होगा? एट द मोमेंट बिकॉज अभी कंसेंट मैनेजर्स नोटिफाई नहीं हुए हैं, एट द मोमेंट अंडर डीपीडीपी ऐसा नहीं है कुछ, बट इट विल कम अप। एंड जैसे ही, इनफैक्ट लॉज में क्या है कि जैसे ही कुछ वो इनैक्ट होगा, कुछ चीजें होंगी जो हम रियलाइज करेंगे कि इसमें गैप है या इसमें गलती है, फिर वो रिफाइन होता जाएगा। नहीं, एक पार्ट तो है पॉलिसी का जो हम्म, आपने बताया, जहाँ पर एक्ट को प्रॉपरली डिफाइन कर दिया गया है, और ये फिड्यूसरी और कंसेंट मैनेजर दोनों पे लागू होता है। और लेकिन उसको कैसे उस सर्विसेज को कैसे ऑपरेशनलाइज, अवेल किया जाए, हाँ। उस सर्विस को कैसे मतलब इजी टू एक्सेस जो होता है ना, वो कैसे हो सकता है, ये शायद अभी आप कह रहे हो कि पूरा रोल आउट नहीं हुआ नहीं, है। उस पे अभी क्लैरिटी नहीं है। वो जैसे जैसे लोग ट्राई करेंगे, वैसे ही हमें पता चलता रहेगा कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो इसमें समझने वाली बात ये है कि डीपीडीपी एक्ट आने के बाद ये प्रोविजंस तो बन गया है जो डेटा फिड्यूसरी हैं उनके लिए, कि वो सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें। बट इसमें अभी जो जैसे आयंगरी ने बताया कि ये जो प्रोविजंस हैं अभी धीरे धीरे आ रहे हैं और उनमें टाइम लगेगा। लेकिन इस बीच में अगर आपको कोई भी डेटा ब्रीच या डेटा वायलेशन का ऐसा केस आपको लगता है कि हुआ है और आप अप्रोच करना चाहते हो, तो डीपीडीपी बोर्ड के पास जा सकते हो, ऐसा आप कह रहे हो? बोर्ड भी अभी बन रही है, बट ओके। इन द मेन टाइम आप क्या कर सकते हैं? मान हम्म, लीजिए आपको पता चल रहा है कि कौन से प्लेटफॉर्म से आपका डेटा ब्रीच हुआ है, जो कि नॉर्मली होता नहीं है, पता हम्म, नहीं चलता है। बट हम्म। अगर आपको पता है तो आप उनके ग्रीवेंस ऑफिसर के पास जाते हैं, अगर बड़ी कंपनीज तो हैं। ये ग्रीवेंस ऑफिसर्स क्या मतलब डिक्लेयर हो चुके हैं? हर हाँ, कंपनी ने अपना ग्रीवेंस ऑफिसर डिप्यूट किया है? हर कंपनी में नहीं, जो सिग्निफिकेंट हाँ, सोशल मतलब जो भी मीडिया, हाँ। इस एक्ट के अंदर आती हैं। नहीं, ये प्रीवियस एक दूसरी एक्ट के अंदर कहा गया है कि जैसे सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज होते हैं, जैसे कि आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम,
इनके ग्रीवेंस ऑफिसर्स होते हैं, तो अगर प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक आपका ग्रीवेंस है, आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसमें कवर नहीं होती है, आप फीडबैक दे सकते हैं। बट आइडियली जब डीपीडीपी फुली इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो ऑल ऑफ देम शुड हैव अ ग्रीवेंस ऑफिसर, तब आप उन्हें अप्रोच कर पाएंगे। अगर आपका पर्सनल डेटा ब्रीच हो रहा है आपके फोन से, अगर आपके लैपटॉप से, तो उसका अलग प्रोसीजर है फिर। ओके, मैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ के समझना चाह रहा हूँ, जो हमारे दर्शकों के लिए भी, सुनने वालों के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। लाइक आजकल 99.9% लोग ये कॉमन एप्स हैं जो यूज करते हैं, लाइक व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, सोशल मीडिया ऐप जितने भी हैं, और स्पेशली उसमें व्हाट्सएप, क्योंकि ऑलमोस्ट कोई सोशल मीडिया ऐप यूज कर रहा हो नहीं कर रहा हो, बट व्हाट्सएप जरूर यूज करता है फॉर द इंफॉर्मेशन शेयरिंग, पिक्चर शेयरिंग, बहुत सारे, मतलब एक बहुत इजी ऐप है जहां पर हम इजीली अपनी चीज़ों को ट्रांसफर कर सकते हैं अपने नोन को। तो इन जो ये जितने भी पॉपुलर ऐप हैं, इनमें डेटा प्रोटेक्शन का क्या प्रोविजन है, और एक आम आदमी इन एप्स को जो यूज कर रहा है वो डेटा प्रोटेक्शन के लिए, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के लिए क्या फीचर्स को एक्टिवेट कर सकता है, एनेबल कर सकता है? ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये व्हाट्सएप पे एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है। तो उसमें आपका जो भी आपके चैट्स हैं, जो भी मैसेजेस हैं, वो आपके और आपके जो मैसेज रिसीवर और कर रहा सेंडर है, के बीच में हाँ, रहते हैं। उनके बीच में रहते हैं। बट आप क्या कर सकते हैं, फोन पे जाइए, सेटिंग्स में अपने ऐप परमिशंस को देखिए। आपने हर ऐप को क्या परमिशन देकर रखा हुआ है वो देखना जरूरी है। एंड दिस ऑल्सो ब्रिंग्स अस टू कि डेटा फिड्यूशरीज के आगे ऑब्लिगेशंस क्या होंगे। क्योंकि मान लीजिए आपने एक टॉर्च ऐप डाउनलोड किया या टेलीमेडिसिन ऐप किया डाउनलोड किया दवा मंगाने के लिए। अब जब आप डाउनलोड करते हैं तो आपको ऑप्शंस आता है कि आपको ये परमिशंस देने हैं। तो टॉर्च ऐप या टेलीमेडिसिन ऐप को आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो आपका नाम, आपका एड्रेस वो ले सकते हैं क्योंकि आपको डिलीवरी करनी है। कॉन्टैक्ट लिस्ट का वो क्या करेंगे? तो ये आप परमिशंस एक बार चेक करिए कि आपने क्या क्या परमिशंस, माइक्रोफोन एक्सेस, कैमरा एक्सेस, लोकेशन एक्सेस, अगर उस ऐप को आपको लगता है ज़रूरत नहीं है मत दीजिए, ऑफ करके रखिए। इन केस आपने ऑफ कर दिया और आपको यूज़ करना है, वो ऐप आपको खुद बता देगा कि आपको ये एक्सेस देना ज़रूरी है, तो आप एक्सेस दीजिए, काम करिए, फिर ऑफ कर दीजिए। अब जो मैं बता रही थी कि ऐप कौन सा डेटा एक्सेस करता है, डेटा फिड्यूशरी की अंडर द डीपीडीपी एक्ट एक ऑब्लिगेशन है विच इज पर्पस लिमिटेशन एंड डेटा मिनिमाइजेशन। मतलब कि वही डेटा कलेक्ट करना है जो मेरे लिए रेलेवेंट है, या मेरे लिए नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेलेवेंट है, और उसी पर्पस के लिए करना है। तो जैसे मैंने बताया, टॉर्च ऐप को कॉन्टैक्ट लिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी जैसे हमें वो मैनुअली करना पड़ेगा ऑफ, जब डीपीडीपी फुली इनैक्ट हो जाएगा, तो आइडियली आपको फिर वो इशू नहीं आना चाहिए। एंड फिर और उनकी ऑब्लिगेशंस होती हैं कि आपने जैसे ही ऐप खोला, आपको एक कंसेंट नोटिस क्लियरली लिखा रहना आना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में, प्लेन लैंग्वेज में, इंग्लिश में, और इंडिया के जितनी भी 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं उनमें भी अवेलेबल होना चाहिए। तो आपको दिखना चाहिए कि आप किस चीज़ को कंसेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके की और ऑब्लिगेशंस हैं। ओके, ये एक बात है जो आपने बहुत अच्छी बताई कि हम कौन कौन से फीचर्स को एक्टिवेट करके इन ऐप्स में सेफ्टी मेजर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन आजकल ये भी सुनने में आता है डिजिटल फ्रॉड के अंदर कि लोग जैसे व्हाट्सएप ही हैक कर ले रहे हैं, तो या फेसबुक हैक कर रहे हैं, इंस्टा हैक कर रहे हैं। तो इन इन ये अगर हमारे पर्टिकुलर ऐप के अंदर ये फीचर्स एक्टिवेटेड हैं और अगर किसी ने हैक कर लिया तो भी क्या डेटा चोरी हो सकता है? हाँ, बट हैक इन द ट्रेडिशनल सेंस व्हाट्सएप फॉर एग्जांपल नहीं होता है। एक बहुत कॉमन और इंडिया में सबसे ज्यादा जो कॉमन वेक्टर है वो थ्रू सोशल इंजीनियरिंग है, विच इज वो टेक्निकल तरीके से हैक नहीं कर रहे, वो आपके ब्रेन को हैक कर रहे हैं। वो आपको अर्जेंसी के नाम पे या इमरजेंसी के नाम पे आपको कह रहे हैं कि आप हमें ओटीपी दे दो, या आप हमारे साथ ये लिंक को क्लिक करो, नहीं तो आपके घर की बिजली खत्म। नहीं, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। हाँ। ये तो है जो आप बता रहे हैं, इस पे हम लोगों ने लास्ट 2 एपिसोड पे बहुत डिटेल में बात की थी। लेकिन अभी एक नई चीज देखने में आ रही है कि आपके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आएगा और आपने वो मैसेज ओपन किया और उस पर एक लिंक रहता है। आपने जैसे ही लिंक को क्लिक किया, आपका पूरा
व्हाट्सएप हैक हो गया हाँ और आपके व्हाट्सएप के अंदर जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी वही सेम मैसेज ट्रांसफर हो जाता है, हाँ सबको चला जाता है और इस तरह से वो पूरा व्हाट्सएप हर एक मतलब आपका व्हाट्सएप आपके कंट्रोल में नहीं है, वो जो सिस्टम बग है वो उसको ऑपरेट कर रहा है। हाँ व्हाट्सएप हाँ स्पूफिंग हाँ जो कहते हैं। हाँ तो उसके लिए स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं कि आपको अननोन नंबर्स से कोई भी लिंक नहीं करना है क्लिक, ओके या कोई फाइल आ रहा है जैसे .apk फाइल्स आती हैं व्हाट्सएप पे कि ये काफी कॉमन स्कैम चला था कि तो wedding- ये थोड़ा एक बार आप बता दो कौन कौन से ऐसे आइडेंटिफाई करने के लिए लिंक्स का ओके क्या क्या हमें ध्यान देना है कि कौन सा लिंक अनवांटेड है कौन सा ठीक है। सबसे पहले तो अनआइडेंटिफाइड नंबर से कोई भी मैसेज आ रहा है उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करना है। ओके और उस आप इस तरीके से सोचिए, इनफैक्ट गो बैक अ स्टेप। अगर आप चल के कहीं जा रहे हैं, कोई आपसे बोलता है कि ओ मेरे पास बॉक्स में कुछ है, क्या आप देखना चाहेंगे, क्या आप क्या आप उसकी बात मानेंगे? आप सोचेंगे ये क्या हो रहा है, मुझे क्या पता, कुछ भी हो सकता है। सेम लॉजिक यूज करना है। अगर आप अनआइडेंटिफाइड नंबर से लिंक आ रहा है, कोई फाइल आ रही है, कोई ऑडियो फाइल आ रही है, आप जानते ही नहीं किससे आ रहा है, आप क्यों खोलेंगे? मत खोलिए। सबसे पहले तो आइडेंटिफायर्स, अब एक जैसे एक वेडिंग कार्ड स्कैम काफी पॉपुलर था, तो उसमें प्लीज यू आर इनवाइटेड टू माय वेडिंग, प्लीज ओपन दिस फाइल फॉर द इनविटेशन, और उसमें .apk लिखा रहता है, जो भी इनविटेशन तो ये .apk जो है ये वल्नरेबल है। हाँ, ये इसीलिए क्योंकि प्ले स्टोर पे के बाहर के जितने एप्स होते हैं वो .apk यूज करते हैं, तो वो वल्नरेबल होता है। आपको व्हाट्सएप पे, एसएमएस पे, ईमेल पे, हर तरीके के, इनको फिशिंग लिंक्स बोलते हैं, हर तरीके के फिशिंग लिंक्स आते हैं। द फर्स्ट थिंग इज अनआइडेंटिफाइड नहीं खोलना है। सेकंड इज अगर आपको वेरीफाई करना है, आप मान लीजिए आपको आया कि बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको पे करनी है एंड आप नहीं करेंगे, या आपका केवाईसी एक्सपायर हो गया, नहीं करेंगे तो बंद हो जाएगी, तो आप वेबसाइट पे जाइए, चेक करिए, आप उस लिंक को मत क्लिक करिए। अगर आप शॉपिंग ऑनलाइन कर रहे हैं, डोमेन नेम चेक करिए, .com होता है या .in होता है, उसमें पहले स्पेलिंग एरर्स होते थे, अब लोग और स्कैमर्स और इवॉल्व हो गए हैं, तो अब स्पेलिंग एरर्स भी नहीं होते। तो बेस्ट तरीका है कि कहीं भी क्लिक करने के पहले एक बार डबल चेक करें, किसी से पूछें कि ये ठीक लग रहा है या नहीं, या मैन्युअली ही वो एंटर करें और फिर देखें। वेरी नाइस। तो ये एक बात समझने की है कि अगर फिशिंग लिंक्स आ रहे हैं, स्पेशली .apk जैसे ये इम्पोर्टेंट जो थ्रेट्स हैं, ये बेसिकली आपको ये देखते ही इसको डिलीट कर देना चाहिए। अपने सिस्टम से इसको डिलीट करेंगे तो आपका सिस्टम सिक्योर रहेगा। डू नॉट इंटरैक्ट, डू नॉट एंगेज। यस। एक और क्वेश्चन है और इस सेगमेंट का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर आपने कहा कि लाइक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे या एप्स जो भी होते हैं वो हमारी कंसेंट लेते हैं, अलाउड डिसअलाउड ऐसे ऑप्शंस आते हैं ना, कि आप जब कोई भी प्ले स्टोर से या दूसरा जो स्टोर्स है जो आईफोन में होते हैं, अगर उनसे आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो तो वो बहुत सारी आपसे परमिशंस मांगते हैं, लाइक कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉन्टैक्ट एक्सेस मांगते हैं, फोटो एक्सेस मांगते हैं, मैसेज एक्सेस मांगते हैं, ये 3-4 तो कैमरा एक्सेस मांगते हैं, ये सब कॉमन है। लेकिन आपने कहा कि अभी जिस नेचर ऑफ बिजनेस का जो भी ऐप है उसको जितनी जरूरत है उतना ही वो परमिशन, एक्सेस परमिशन ले, लेकिन इन जनरल देखा गया है कि सारी ये 3-4 तरह की परमिशंस वो मांगते हैं, और अगर आप उसको डिसएग्री करते हो तो फिर वो ऐप रन नहीं होता, आगे मूव नहीं होता। बिल्कुल। तो इस केस में एक आम आदमी क्या कर सकता है, कैसे उस ऐप को यूज कर सकता है विदाउट गिविंग देयर परमिशन? वो पॉसिबल तो नहीं है। ओके। इसके लिए अगर आप देखें यूरोप का जो GDPR लॉ है, उसमें ये प्रोविजन है कि अगर आप हर चीज में कंसेंट ना देना चाहें और उसके बाद भी आपको ऐप यूज ना करने दें, ऐसा अलाउड नहीं है। एट द मोमेंट DPDP में उस तरीके का प्रोविजन नहीं है। ओके। बट द आइडिया इज कि आपको डेटा जो कलेक्ट होता है, आपका पर्सनल डेटा, आपको पता होना चाहिए। हाँ, तो बहुत बार ऐप परमिशंस नहीं मिलती हैं। अभी प्रोविजन उसके लिए कुछ नहीं है DPDP में कि, लेकिन मैंने सुना है कि GPDPR को ही एक तरह से रिप्लिकेट किया गया है DPDP में,
तो जैसा आप बता रहे थे कि जीडीपीआर में ये प्रोविजन है कि जितना ऐप को नीड है उतनी ही एक्सेस वो किसी भी यूजर के उससे वो मांगे। बट इंडिया में अभी भी वो नहीं है और ज्यादातर ऐप्स में जर्नल इंफॉर्मेशन वो सारी मांग लेते हैं और विदाउट उसके वो ऐप फुली फंक्शनल नहीं होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसी चीज को सॉल्व करने के लिए डीपीडीपी इनैक्ट हो रही है कि पर्पस लिमिटेशन, डेटा मिनिमाइजेशन, जितना चाहिए उतना ही लेना है और जिस काम के लिए चाहिए उतना ही लेना है। अब उसके वजह से अगर ऐप काम करना बंद कर जाए तो उसके लिए ऐसे स्पेसिफिक कोई प्रोविजन नहीं है डीपीडीपी में, बट आपके पास इरेजर और विड्रॉल का राइट है। तो मान लीजिए आपने डेटा दिया, आप पर्सनल डेटा का एक्सेस दिया, आपने सर्विस अवेल की, उसके बाद आप डिमांड कर सकते हैं कि यू वांट टू एक्सरसाइज योर राइट ऑफ विड्रॉल और इरेजर। तो उस तरीके से आप उसके साथ डील कर सकते हैं। ओके अब एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट काइंड्स ऑफ वायलेशन कैन लीड टू पेनाल्टीज अंडर एक्ट, हाउ स्ट्रिक्ट आर दीज पेनाल्टीज एंड व्हाट स्टेप्स शुड ऑर्गेनाइजेशन टेक टू स्टे कंप्लेंट? ओके, इसके लिए तो जितनी भी ऑब्लिगेशंस हैं डेटा फिड्यूशरीज की, ये समझना होगा। तो सबसे पहले है कि डेटा फिड्यूशरी आपको कंसेंट नोटिस एक क्लियर प्लेन लैंग्वेज में लिख के दे ताकि आपको समझ में आए। आप अभी ध्यान देंगे, आप अभी वेबसाइट पे जाएंगे, वो आपको प्राइवेसी नोटिस देते हैं, वो बहुत टेक्निकल लीगल लैंग्वेज में होता है, बहुत लंबा होता है, कुछ समझ में नहीं आता, आप बिना सोचे एक्सेप्ट कर देते हैं, करना पड़ता है टर्म्स एंड कंडीशंस को। तो एक पहला रूल तो ये है कि इट शुड बी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश में और इंडिया के 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में। फिर है कि आपको ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करना जरूरी है ताकि यूजर को कोई इशू हो तो वो कंप्लेन कर सके। फिर होता है कि आपको रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स एक्सरसाइज करने, यानी कि एनक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, 1 साल का लॉग्स आपको बचा के रखना होता है, लॉग रिटेंशन जो कहते हैं, तो वो चीज़ें आपको फॉलो करनी है। फिर अगर ब्रीच होता है आपके डेटाबेस में तो आपको विद इन 72 आवर्स डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो अपकमिंग है और जो यूजर्स अफेक्टेड हैं उन्हें नोटिफाई करना है। एंड स्पेसिफिक प्रोविजन है, अगर आप सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी हैं जो कि गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ आप कितना डेटा हैंडल कर रहे हैं, वॉल्यूम कितना है और सर्टेन अदर फैक्टर्स, आपके कुछ एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशंस हैं। तो अगर आप वो ऑब्लिगेशंस फॉलो नहीं करते हैं तो फिर यू आर नॉट कंप्लायंट। तो वायलेशंस, फिर वायलेशन के लिए जो पेनल्टी होती है इंडिया में अंडर डीपीडीपी वो है अप टू 250 करोड़। हाँ, उसमें डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई भी वायलेशन हो अप टू 250 करोड़ वो हो सकता है। इन कंपैरिजन 250 करोड़। 250 करोड़। एंड वही जीडीपीआर में अगर देखेंगे तो उसमें थोड़ा डिफरेंस है, अगर सिवियर ब्रीच है तो और भी है, तो फिर उन्हें 20 मिलियन यूरोज का फाइन। अभी तक इंडिया में किसी के ऊपर ये पेनल्टीज हुई हैं? अभी नहीं, अभी जब फाइनली सारा एक्ट इन फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन जब हो जाएगा तब हमें शायद देखने को मिले। वेरी नाइस। लास्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट का, वैसे तो हम लोग इस पे थोड़ा टच कर चुके हैं लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं चाहूँगा इसको लेना। What role does the DPDP Act play in preventing or reducing cyber crime? What check and balances does the Act introduce to strengthen cyber safety, and how does it compare with global law like a European law, GDPR? Okay. DPDP डायरेक्टली साइबर सेफ्टी से के लिए लॉ नहीं है, बट इनडायरेक्टली कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें ज़्यादा साइबर सेफ बना सकती हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर प्रोविजन है कि आपको ब्रीच रिपोर्टिंग करनी है, तो अगर प्लेटफॉर्म को या डेटा फिड्यूशरी को पता चल रहा है कि डेटा ब्रीच हुआ है, आपको उन्हें इन्फॉर्म करना है, यूजर्स को इन्फॉर्म करना है, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन होता है। अगर आप डेटा ब्रीच हो रहा है, आपने डेटा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, तो इट क्रिएट्स एन ऑब्लिगेशन दैट यू हैव टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट डेटा। तो इनडायरेक्टली दैट वे आपका डेटा, पर्सनल डिजिटल डेटा सेफ रखने का प्रोविजन है, डायरेक्टली एज सच नहीं है। एंड देन अगर आप नहीं रख पाते हैं तो उसके लिए पेनल्टी भी है। तो इट पुशेस डेटा फिड्यूशरीज टू मेक श्योर कि डेटा सेफ रहे।
इसमें ये सेगमेंट हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन एक ख़त्म करने से पहले 1-2 चीज़ें हैं जो मुझे आपकी बात से समझ में आ रही है कि जिस पर काम करने की ज़रूरत है। बीइंग अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइज़ेशन, दिस इज़ आवर रिस्पांसिबिलिटी टू डू ऑन वर्क इन दीज़ पर्टिकुलर थिंग्स लाइक फर्स्ट कि हमें जो ये प्ले स्टोर्स हैं, जो भी जिस तरह के भी प्ले स्टोर हैं अलग-अलग, एंड्रॉयड के अलग हैं और उसके, तो वहाँ पर हमें एक फ़िल्टरेशन की लगता है कि ज़रूरत है जो डीपीडीपी एक्ट में आना चाहिए कि नेचर ऑफ बिज़नेस के अकॉर्डिंग हमें एक्सेस प्रोवाइड करने का एक गाइडलाइन देनी चाहिए और उसपे बहुत ही हार्ड चेक बैलेंसेस होने चाहिए जिससे कि इसको फॉलो कर सकें कंपनी। क्योंकि आज के दिन में जब भारत की इकोनॉमी, भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि जिस तरह से बढ़ रही है और सरकार भी चाहती है कि नए इंडस्ट्रीज़ आएँ, स्टार्टअप्स आएँ और वहाँ पर और इंडिया क्योंकि आईटी लीडिंग कंट्री है, यहाँ पर बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो रोज़ कुछ नया इनोवेशंस करते हैं, रिसर्च करते हैं और नए-नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आते हैं। इन सब अच्छी बातों के साथ-साथ बहुत सारी ऐसी भी चीज़ है जो इन्हीं में से कुछ लोग निकल कर फेक ऐप भी क्रिएट हुँ, करते हैं। तो जो ये प्ले स्टोर है, जो जहाँ पे भी जो ऑथराइज़्ड डाउनलोडिंग स्टोर्स हैं, वहाँ पर हमें बहुत एक स्ट्रॉन्ग फ़िल्टर की ज़रूरत है, जो चेक कर सके प्ले स्टोर पे कोई भी ऐप लाने से पहले कि ये ऐप की क्रेडिबिलिटी क्या है। क्योंकि अगर वो हमने वहाँ पर मुझे लगता है, ये मैं अपने पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, हमने बहुत पहले एक इस पे पेपर भी लिखा और उसको सरकार को भी हम लोगों ने आईटी मिनिस्ट्रीज़ को दिया कि आप इस पे काम करना चाहिए और उसके बाद ये जब डीपीडीपी एक्ट 2023 फॉर्म हो रहा था, उस समय की ये बात है। तो वो एक अभी तक मुझे काम लगता है कि नहीं हुआ है क्योंकि अगर हमने डाउनलोड स्टोर पे ही अगर फ़िल्टरेशन कर दिया और क्रेडिबल ऐप को ही हम लेकर आए, तो मुझे लगता है कि बहुत 90% हमने सिक्योर कर लिया। क्योंकि अगर फेक ऐप ही नहीं आएगा तो फिर वो प्रॉब्लम क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स हो रहे हैं, जो ऐप के थ्रू हो रहे हैं और वो ऐप आप डाउनलोड जैसे ही मोबाइल में करते हैं, वो आपका सारा डेटा लेके चले जाते हैं। और फिर वो मिसयूज़ करते हैं। तो ये एक बात थी, इस पे आप अगर कुछ जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो। दूसरा एक पॉइंट आपकी बात से निकल कर आ रहा है कि अ, इस पूरे डीपीडीपी एक्ट को पॉलिसी लेवल पे फॉर्मुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है, बट पब्लिक ओरिएंटेड भी बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि क्योंकि इंडिया में जो नंबर ऑफ यूज़र्स हैं, उनको देखते हुए इसको और थोड़ा ईज़ी टू एक्सेस, ईज़ी टू पीपल बनाना चाहिए, जिससे कि लोग इसको फ्रेंडली यूज़ कर सकें। ये 2 मुझे लगता है कि इस डिस्कशन के बाद मेरे ये पर्सनल ओपिनियन है जो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। अगर आपको लगता है ये ठीक है या नहीं ठीक है, आप ब्लंटली बता सकते हो। नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि any law, any policy has to be people friendly because they are for the people. यस, ये एक चीज़ है जिसमें कि इस तरीके से हमें बात करने की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली ग्रास रूट्स लेवल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में, बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि पॉलिसी, टेक टेक लॉ, इन सारी फील्ड्स में ना हमें ऑन द ग्राउंड क्या हो रहा है एग्जैक्टली पता नहीं होता है। यस, And for that, this is where grassroots organizations come in and they're very important कि जैसे आपने शेयर किया कि आपका क्या ओपिनियन है, तो it is a very important part of the governance process, of the policy making process कि ये voices ये अपना feedback दें, बहुत ज़रूरी है बिकॉज सबको समझ में नहीं आता है कि वो यस, ऑन द ग्राउंड हर एक इंसान को कैसे अफेक्ट कर रहा है एक कोई लॉ। एंड जहाँ तक यूजर्स को एक्सप्लेन करने की बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि डिजिटल लिटरेसी इज एन इवॉल्विंग ये फील्ड इन द कंट्री। बहुत लोग हैं जिनके पास फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इंटरनेट कनेक्शन है, बट किस तरीके से यूज करना है पता नहीं है। वही क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा फास्ट मूव ग्रो कर कर रही है। रही है। यस, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम ये सारे बात कर रहे हैं लॉज के बारे में, हम लोगों को लेके चलें इसमें। बहुत बार ये सारी चीज़ें अब, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट फेज़, जब डीपीडीपी अब जब इनैक्ट हो गया है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये ऑपरेशनलाइज़ कैसे होगा, हाउ विल इट वर्क? ये अब दिस इज़ द टाइम वेयर सिविल सोसाइटी हैज़ टू रियली थिंक
एंड शेयर देयर ओपिनियंस। जैसे आपने किया, आपने फीडबैक दिया, साइबर पीस में भी हम ये करते हैं, जो भी एक्ट आता है वी ट्राई एंड टेक द अप्रोच ऑफ द यूजर कि किस तरीके से यूजर सिक्योरिटी, यूजर सेफ्टी एंड सबको लेके इन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड, ऑफ देयर सोशल स्टेटस, कि हर एक्ट, हर लॉ कितना इंक्लूसिव हर तरीके से हो सकती है। वेरी नाइस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट था जहाँ पर हमने डिटेल में बात की। अब हम जो हमारा नेक्स्ट राउंड है वो क्योंकि समय हमारे पास कम है तो हम लोग बहुत क्विकली बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर पाएँ। तो जो नेक्स्ट राउंड है वो है रैपिड रिस्पांस राउंड, उसको रैपिड फायर राउंड भी आप कह सकते हो। तो उसका इसमें आप आंसर जितना स्मॉल आंसर दोगे उतना अच्छा होगा। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है, विच यूजर राइट डू यू थिंक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंडर दिस एक्ट? Grievance redressal, because grievance redressal gives teeth to the act. वेरी नाइस। सेकेंड है, अ सिंगल बिगेस्ट चैलेंज ऑर्गेनाइजेशन विल फेस ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट? Compliance. सिंगल बिगेस्ट चैलेंज? Compliance ना? Compliance. हाँ, मेनली अंडरस्टैंडिंग, वो एग्जीक्यूट करने में इट विल टेक सम टाइम एंड बिकॉज द एक्ट इज स्टिल इवॉल्विंग, तो थोड़ा टाइम Okay. लगेगा। Third, does the government also access public data through their application website? हाँ, बिकॉज उनको सर्विस डिलीवरी करनी होती है, सो दे हैव टू हैव एक्सेस, या अगर आप स्कीम्स का बेनिफिट ले रहे हैं तो उनके पास Okay. रहता है। Second last question, your go-to personal data safety back? आजकल तो मैंने जो आपको बताया, मैं वंस इन अ वाइल जाके सारे ऐप परमिशंस रिव्यू करती हूँ। Seriously? सीरियसली बिकॉज अब मुझे लगता है कैमरा और माइक्रोफोन एक्सेस, कभी आपके साथ डेटा हैक हुआ है? लकीली टचवुड अभी तक तो नहीं, नॉट दैट आई नो ऑफ। Or ever you feel कि ये मेरा डेटा शायद सिक्योर नहीं है? मुझे इसमें बहुत लगता है कि अगर मैं मान लीजिए लिपस्टिक खरीदने के लिए मैं देख रही हूँ, फिर मैंने सोचा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, और फिर मैं अपने सोशल मीडिया पे जा रही हूँ तो मुझे इसके एड्स आने लगते हैं, तब मुझे थोड़ा लगता है कि नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। हाँ, तो मतलब मोबाइल के जो आंख और कान है वो खुले रहते हैं, वो आपको समझते रहते हैं कि आपकी नीड क्या है। लास्ट क्वेश्चन रिस्पांस राउंड का, रियल डेटा प्रोटेक्शन आर जस्ट पेपर वर्क, व्हाट योर टेक ऑन द एक्ट? डिपेंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन। ओके, वेरी डिप्लोमेटिक आंसर। सो लास्ट सेगमेंट में हम ऑडियंस क्वेश्चंस लेंगे और आई एग्री बहुत अच्छा आपने 2 राउंड में काफ़ी कवर किया है सब्जेक्ट को। ये क्वेश्चंस क्योंकि हमारी मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस ने पूछे हैं, लेकिन क्योंकि वो यहाँ नहीं हैं तो उनके बिहाफ पर हमारी टीम मेंबर जो हैं वो क्वेश्चंस पूछेंगी और आप उसका आंसर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो चेतना सोशल ऑर्गेनाइजेशन है त्रिपुरा से, नॉर्थ ईस्ट से। इस क्वेश्चन को पूछने के लिए मैं अपनी कलीग हर्षिता को इनवाइट करूंगा। हर्षिता अपना सवाल आपके सामने रखेंगी। Hello, I am Harshita and my question is, if someone feels that a company or organization has misused their personal data, so what simple steps can they take to file a complaint under DPDP Act? अंडर द DPDP एक्ट आइडियली आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना कंप्लेंट ग्रीवेंस ऑफिसर, जैसे ही नोटिफाई हो जाएंगे हर कंपनी के, आप ग्रीवेंस ऑफिसर को अपना कंप्लेंट एड्रेस कर सकते हैं एंड एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है उसे सॉल्व करने के लिए। अगर वो नहीं होता है, डिलेज आते हैं, तो फिर आप डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को अप्रोच कर सकते हैं, बट अभी उसमें टाइम है। एट द मोमेंट आप या तो ग्रीवेंस ऑफिसर के लिए ढूंढ सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, या फिर आप कंज्यूमर कोर्ट में भी मैटर ले जा सकते हैं। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वेस्ट बंगाल से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है और इस क्वेश्चन को पूछने के लिए मैं अपने कलीग आशीष को इनवाइट करूंगा। आशीष, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन विद आयंगरी। Yeah, hello, Andre. This is Ashish, and I have this question that will the DPDP Act change the way the mobile applications access data? And there are any specific rules which restrict the access of unnecessary information required? Thank you. Yes, mobile apps will now have to give you clear consent notices, and we have discussed data minimization and purpose limitation, so they can only access the information that they need and only for the purposes that they need. Very nicely.
लास्ट क्वेश्चन है स्वस्थ भारत ट्रस्ट दिल्ली से है, और इस क्वेश्चन के लिए मैं अपनी कलीग दिव्यांशी को इनवाइट करूंगा. दिव्यांशी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. Good evening, this is Divyanshi. My question is, how can ordinary people check whether a website or an organization is following basic data protection rules? Also, how can data owners can ensure that their website and their data of their website is safe and not being misused by anyone? At the moment, once DPDP Act is fully implemented, तो फिर ideally you should be able to go to a consent manager to check कि आपका कौन सा personal data कहाँ है. At the moment, there are some websites that we talk about quite at length हमारे cyber peace के training sessions में भी, जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि आपका पासवर्ड कितना सेफ है, या आपका URL ऑथेंटिक है या नहीं, या आपका डेटा कहाँ डार्क वेब पे अवेलेबल है. As for organizations, कुछ स्टेप्स आपको साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंट स्टेप्स लेने होते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टैंडर्ड्स दैट यू आर फॉलोइंग. तो जैसे ISO 27001 एक होता है, तो उसमें होते हैं कि इंक्रिप्शन रिलेटेड रूल्स होते हैं, सिक्योर ट्रांसफर रिलेटेड रूल्स होते हैं. तो दैट इज अ लॉन्ग लिस्ट, तो आपको वो कंसल्ट करना पड़ेगा. वेरी नाइसली सेड ऑल दिस थिंग्स, और बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है. मुझे लगता है कि आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही यूज़फुल होगा लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो डेटा को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं. उनका एक कंसर्न रहता है कि हाउ टू सेव देयर डेटा. ये आज के एपिसोड के थ्रू उनको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, मुझे ये उम्मीद है. और आएंगी आप आए ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में, आपने इतनी अच्छी बातें इतने सरल तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की है. मुझे उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपके माध्यम से काफ़ी यूज़फुल होने वाला है. तो क्लोजिंग लाइन में आएंगी, अगर कुछ कहना चाहते हो तो आप कह सकते हो. थैंक यू फॉर हैविंग मी सर. मैं बस इतना ही कहूँगी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जानें आपके राइट्स क्या हैं. तो ये मत भूलिएगा, हमेशा अपने फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा वंस इन अ वाइल. गवर्नमेंट क्या करती है, किसके लिए करती है, आपके भलाई के लिए करती है. असेस करिए, गवर्नमेंट को फीडबैक दीजिए थ्रू NGOs, जो जैसे कि ISRN का इतना बड़ा नेटवर्क है, उनको आप अप्रोच कर सकते हैं. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर वॉइस इज हर्ड, तो प्लीज डू दैट. वेरी नाइस, थैंक यू सो मच आयंगी. मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो साइबर पीस फाउंडेशन और ISRN की ये मुहिम है, जिसपे हम डेटा डिजिटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एम्पावरमेंट प्रोग्राम के थ्रू आपके सामने ला रहे हैं. और जैसा कि मैंने बताया था कि ये एक सीरीज ऑफ एपिसोड है जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सेफ्टी रिलेटेड इशूज को लेकर आपके सामने आने वाले हैं. आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें फीडबैक दीजिए, बताइए, लिखिए. ISRN का जो मेल ID है वो आप नीचे कैप्शंस पे देख सकते हैं जो आ रहा है, वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं. ISRN के जो फ़ोन नंबर हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं. हमारे लिए आपका हर क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमें अपना फीडबैक भी दीजिए, हमें अपने क्वेश्चंस भी हमसे पूछिए. हम कोशिश करेंगे कि आने वाले एपिसोड्स में डिजिटल सेफ्टी को लेकर हम और क्या बातें कर सकते हैं, ये भी आप हमें बताइए. इन सब बातों के साथ हम आपके साथ बहुत जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे. फिर आपसे एक नई विषय पर नए एक्सपर्ट के साथ बात करेंगे. जाने से पहले एक छोटी सी अपील करना चाहेंगे कि ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का एक हिस्सा है. ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन भारत में कैसे स्ट्रांग हो, उनकी कैपेसिटी कैसे बिल्ड हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का पॉडकास्ट के एक शेप में हम आपके सामने एक छोटा सा प्रयास करते हैं, जिससे कि हम आपको कुछ विषयों पर आपको एक इंसाइट दे सकें, कुछ आपकी जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, उनको एड्रेस कर सकें. और इस कोशिश में आपका जो सहयोग चाहिए वो सिर्फ इतना सहयोग चाहिए कि आप हमारे ISRN YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, अपनी और जानने वाली संस्थाओं को भेजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज, ये बातें लोगों तक पहुंच सके. और लोग जो इन्फॉर्मेशन की कमी के कारण कहीं ना कहीं डिजिटल फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं या डिजिटल क्राइम्स के कल्प्रिट या विक्टिम्स बन रहे हैं, वो ना बन सकें. और उस सब को बचाने के लिए हमें आपका साथ चाहिए. आज आपने ये एपिसोड देखा, आप हमारे साथ जुड़े रहे, इन सब के लिए मेरी और ISRN टीम और हमारे गेस्ट आयंगी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.